हेलो स्टूडेंट्स। तो क्या हाल चाल आप सबके। आइए हम क्लास नाइन्थ का केवीएस में आया एक PT1 का पेपर सोल्व करते हैं, जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो बेसिकली इस पेपर को सोल्व करते हैं, आपके पेपर भी नज़दीक आ रहे होंगे और आपको ये हेल्प करेगा कि आपका पेपर कैसा आ सकता है और हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने पेपर की तरफ। देखिए केवीएस में आया ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्लास नाइन्थ का पेपर है, जिसको आपको सोल्व करना है। बेसिकली आपके पेपर में भी कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं आते क्वेश्चन। और क्वेश्चन से हमें एटलीस्ट ये पता चल जाता है हमारी कितनी प्रिपरेशन है, एग्ज़ाम पास है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप ये कॉन्सेप्ट समझें। ठीक है, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन से पहले लिखा है फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वेश्चन केयरफुली। दिए गए इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली फॉलो करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इनको करो आप। तो ये कुछ क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। पहला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन विच द रिसीवर इंटरप्रेट्स एंड अंडरस्टैंड्स द मैसेज। देखो क्या होता है ना, कोई मैसेज एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो उसे रिसीव करने वाले को ऑब्वियसली रिसीवर कहते हैं। तो जो रिसीवर काम करता है वो क्या काम करता है, कई बार मैसेज सीधे साफ नहीं आते, तो मैसेजेस को इंटरप्रेट करने का, कन्वर्ट करने का समझने लायक भाषा में, और उसको समझने का काम करता है, ये काम करता है रिसीवर। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं ये पूछा गया है। तो इस इंटरप्रेट करने को ही डिकोड करना भी कहते हैं। जो मैसेज आया है उसको डिकोड करना भी कहते हैं, और उसको समझना, अंडरस्टैंड करना, ये पूरे प्रोसेस को कहते हैं डिकोडिंग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एम इन द स्मार्ट गोल सेटिंग मेथड। देखो स्मार्ट गोल सेटिंग मेथड बेसिकली, इसमें एम से हम, एम किसे डिनोट करता है, तो एम से हम मिजरेबल, बिल्कुल सही होगा। ए हमारे पास मस्ट है, बी मीनिंग है, सी मिजरेबल है, डी नन ऑफ दीज है। देखिए एम से मीनिंग और मस्ट वैसे भी कोई मीनिंग नहीं बैठ रहा है, लेकिन फिर भी इसका जो सही एम जिसके लिए यूज किया जाता है वो मिजरेबल वर्ड है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब आप जरूरी नहीं है कि एम ही आए, SART भी आ सकता है। तो इसको हम जान लेते हैं कि पूरा SMART की फुल फॉर्म क्या है, बेसिकली हर वर्ड क्या दर्शाता है। तो एस से स्पेसिफिक, एम से मिजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रिलीवेंट, और टी से टाइम बाउंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पेपर में ज़रूरी नहीं कि MC पूछा जा सकता है कि स्मार्ट में ए क्या है, आर क्या है या टी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमनॉइड रोबोट। देखो वैसे तो दुनिया का सबसे पहला ह्यूमनॉइड रोबोट भी यही है जो इन ऑप्शंस में दिए गया है, जो हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन पहला कहता है यूनिमेट, बी ऑप्शन कहता है AIBO, सी सोफिया, डी नन ऑफ द अबव। तो आप ये जान लो कि सोफिया जो है वो फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट है। तो इन ऑप्शंस में से भी सोफिया हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, डैश कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू अदर्स। देखो हम कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे कन्वे करते हैं, कैसे सामने वाले को बताते हैं, बोलकर, वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन अगर हम बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करें, जेस्चर्स का यूज़ करें, हाथों के इशारे का यूज़ करें, फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज़ करें, अब इन सब में हम बोल तो रहे नहीं है, तो हम इन सब में कौन सा कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं, नॉन वर्बल। तो बेसिकली यहाँ पर आएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज का, जेस्चर्स का और फेशियल एक्सप्रेशंस के यूज को ही हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, किसी भी जानकारी को इधर से उधर भेजने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, डैश रेफर्स टू द ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी एंड माइंड। डैश
रेफर्स टू द ह्यूमन एफर्ट्स। इसमें से क्या ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी, हेल्दी बॉडी को मेंटेन करने के लिए क्या ज़रूरी है? तो ऑप्शन है हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द अबव। देखो, हेल्दी रहने के लिए हमें अपने माइंड और बॉडी का ख्याल रखना चाहिए। तो ये जो माइंड और बॉडी का ख्याल रखना है, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया। इसके लिए स्ट्रेस कम करना होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया। अपने आप को समझना होगा कि हमें क्या बीमारी है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, सेल्फ अवेयरनेस हो गया। और खुद को इंस्पायर करना ज़रूरी है कि हमें किसके जैसा होना है, हमें किससे अच्छा होना है, हमें अपने आप से अच्छा होना है। इस तरह की चीज़ें सेल्फ मोटिवेशन में काम आती है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, स्ट्रेस इज आइडेंटिफाइड एज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन इज। तो स्ट्रेस एक कंडीशन मानी गई है जो किसी पर्सन में कब होती है? जब किसी पर काम का प्रेशर या इमोशनल प्रॉब्लम हो, तो उसमें टेंशन और चिंता होती है। ये आपको पता ही है, इसे ही स्ट्रेस कहते हैं। रिलैक्स होते हो तब स्ट्रेस होता है? नहीं, जब आप चिंतित होते हैं, टेंस्ड होते हैं। तो ऑप्शन ए और बी बिल्कुल सही है। तो डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस इन विच द रिसीवर इंटरप्रेट्स एंड अंडरस्टैंड्स द मैसेज। देखो, ये दोबारा से आ गया आपके सामने, ठीक है। डिकोडिंग आ गया आपका आंसर, जिसमें रिसीवर इंटरप्रेट करता है मैसेज को और अंडरस्टैंड करता है। विच ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग वर्क्स ऑन एनएलपी। देखो, एनएलपी क्या है ये समझते हैं। एनएलपी की फुल फॉर्म लिख लेते हैं पहले। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। तो एक एआई टेक्निक है जो कंप्यूटर को ह्यूमन लैंग्वेज समझने में मदद करती है, ठीक है। गूगल असिस्टेंट, सिरी, चैटबॉट्स, इन सब की तरह सब इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं ताकि वो आपकी बात को समझ सके। तो एक ए सीसीटीवी है, बी ई कॉमर्स, गूगल असिस्टेंट और सिरी, या ऑल ऑफ द अबव। देखो, आप ऑल ऑफ द अबव के चक्कर में यहाँ पे डी मत लगा देना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ये सब आपकी भाषा को, आपकी बात को समझने के लिए इसी टेक्निक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज सिंपली द फोर्स विद इन यू दैट ड्राइव्स यू टू डू थिंग्स। डैश इज सिंपली द फोर्स विद इन यू दैट ड्राइव्स यू टू डू थिंग्स। जो डैश है वो एक फोर्स है तुम्हारे अंदर ही, तुम्हारे अंदर एक करने का जज्बा है जो तुम्हें किक देता है, जो तुम्हें पुश करता है कुछ करने के लिए। तो वो कौन सी चीज़ है? ऑप्शन ए सेल्फ मोटिवेशन, सी सेल्फ, देखो ए और सी सेम है, बी सेल्फ अवेयरनेस, डी सेल्फ एस्टीम। तो सेल्फ मोटिवेशन, जब बिना किसी के कहने के आप खुद काम करने लगते हो तो उसे सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं। जैसे खुद से पढ़ना, बिना किसी के कहने के हेल्प करना, ये आपकी ग्रोथ में मदद करता है। तो बेसिकली वही चीज़ कही गई है कि कौन सी चीज़ आपको किसी काम को करने के लिए पुश करती है या आपको आपके अंदर जुनून पैदा करती है। तो वो क्या है? सेल्फ मोटिवेशन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डैश एंड डैश आर द टाइप ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। ए गुड और बैड, बी ओपन क्लोज, सी इंटरनल एक्सटर्नल और डी इन एंड आउट। तो इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन हो सकता है। इंटरनल मोटिवेशन आता है आपकी अपनी समझ से, और एक्सटर्नल मोटिवेशन आता है जैसे कि मैं आपको कुछ कह दूँ और आपके अंदर एकदम जुनून आ जाए कुछ करने के लिए, या किसी को देख के आपको कुछ प्रभावित हो जाओ आप, तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन हो सकता है। या किसी चीज़ को देख के आपको लगे कि मुझे तो ये खरीदना है या ये करना है इसलिए मुझे पढ़ना होगा, तो वैसे ही ये एक्सटर्नल मोटिवेशन हो सकता है। तो ऑप्शन सी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसके हमारे पास 8 पार्ट है, ए बी सी डी एच तक। तो ए पार्ट का आंसर लिखते हैं। देखो, यहाँ पर क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। लेकिन हम हर एक क्वेश्चन करेंगे, जो भी आपको ठीक लगे आप पेपर में उस तरह से 5 कर सकते हो। बट आपके पेपर में कौन से 5 आ जाए, इसलिए आप सारे तैयार करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ए कहता है, राइट अबाउट बायोमेट्रिक सिस्टम्स। हम बायोमेट्रिक सिस्टम्स के बारे में जान लेते हैं। तो बेसिकली आपने देखा होगा ऑफिसेज और स्कूल्स में अटेंडेंस के लिए ये बायोमेट्रिक सिस्टम ऐसे काम करता है। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को पहचानता है, आपके फिंगरप्रिंट्स को पहचानता है, ठीक है। ये बायोमेट्रिक
तो पहले हम आपके लिए ए का आंसर लिख लेते हैं। ये थोड़ा पतला हो गया ना, ये ठीक है। बायोमेट्रिक सिस्टम्स क्या है? देखो, बायोमेट्रिक सिस्टम्स आर यूज टू आइडेंटिफाई पीपल यूजिंग देयर फिजिकल फीचर्स। ठीक है, ये लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो सकता है। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है तो उसी हिसाब से हम आंसर लिखेंगे। तो लिखते हैं बायोमेट्रिक सिस्टम आर यूज टू आइडेंटिफाई people using their physical features। like आप एग्जांपल दे सकते हैं, फिंगरप्रिंट, आईज, फेस रिकग्निशन। ठीक है, ये लिख लो, पेपर में आ सकता है, डायरेक्ट याद कर लो आप, कहीं से फिर ढूंढोगे आंसर। ठीक है, और वॉइस असिस्टेंट होता है तो वॉइस भी हो सकता है। और लिख सकते हो आप दीज सिस्टम, थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, दीज सिस्टम्स आर सिक्योर एंड कॉमनली यूज इन फोन्स, आर secured and commonly used in phones। ऑफिस और एयरपोर्ट भी होते हैं ऐसे तो, फोन्स, ऑफिसेज और एयरपोर्ट्स। दे हेल्प इन रिकग्नाइजिंग अ पर्सन क्विकली, recognizing a person quickly and accurately। तो ये आपका ऑप्शन ए का पहला आंसर हो गया। देखिए, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं बताता हूँ। देखो, बायोमेट्रिक सिस्टम क्या है? बेसिकली किसी भी चीज़ को रोकता है कि ये आपकी आइडेंटिटी है या नहीं है। तो पहले क्या होता था, पासकोड, पासवर्ड्स होते थे, लेकिन अब क्या होने लगा, आपकी खुद के फीचर्स को यूज़ करके हम एक कोड बनाते हैं, हम एक पासवर्ड बनाते हैं, तो उसी को बायोमेट्रिक सिस्टम बोलते हैं। तो आपकी वो आँखें भी हो सकती है, बायोमेट्रिक टेस्ट में आपके फिंगरप्रिंट्स भी हो सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बायोमेट्रिक सिस्टम्स लोगों को उनके फिजिकल फीचर्स जैसे फिंगरप्रिंट, फेस, वॉइस या आइज़ के ज़रिए पहचानता है। ये सिस्टम ह्यूमन के यूनिक फीचर्स पर काम करता है, जैसे फ़ोन के ऐप्स खोलने के लिए, या अपने फिंगर से अनलॉक करते हो आप फ़ोन को, वो सभी काम बायोमेट्रिक सिस्टम में आते हैं। ये सिक्योर होते हैं और एक्यूरेटली काम करते हैं। तो यही आपका ऑप्शन ए का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, हु कॉइन्ड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इन विच ईयर? तो किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नींव रखी एक तरह से? ठीक है, किसने इसको नाम दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कुछ चीज़ हो सकती है, इसके बारे में पढ़ा जा सकता है, और वो किस साल में हुआ? ठीक है, इस पर बात करते हैं। तो बेसिकली हम अपने अगले टॉपिक कह सकते हैं आप, ये हमारे सामने 1956 डर्टमाउथ कॉन्फ्रेंस, द फाउंडिंग फादर्स ऑफ एआई, इन सब ने एक कॉन्फ्रेंस करी थी एआई के ऊपर 1956 में। तो इनमें एक इंसान था, जॉन मैककर्थी। जॉन मैककर्थी ने इस टर्म को दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर जॉन मैककर्थी होगा। तो आप लिख सकते हैं। पहले तो मैं बता दूं, मतलब इस शब्द को जन्म दिया था मैककर्थी ने 1956 में। एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे और एक कॉन्फ्रेंस की थी जैसे कि मैंने बताया, और ये सब इसके मेंबर थे, जहाँ पर एआई पर रिसर्च शुरू हुई। इसी वजह से उन्हें एआई का फादर भी कहा जाता है। ठीक है, इनको ही एआई का फादर
फादर ऑफ एआई। ठीक है, ये जॉन मैककार्थी है, ये नाम लिखा आपका जॉन। ठीक है, अब आंसर लिख लेते हैं जो आप पेपर में लिखेंगे। बेसिकली वही ज़रूरी होता है आपके लिए, है ना। तो द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज कोन्ड बाय द टर्म, इसे थोड़ा फिर छोटा कर देते हैं हम। द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस was coined by थोड़ा पेन से लिखने में दिक्कत होती है, तो इन 1956 ही वॉज एन अमेरिकन scientist who organized the Dartmouth, पता नहीं मैं प्रोनाउंस सही भी कर रहा हूँ नहीं, the Dartmouth Conference, which is considered the birth of AI as a field of study। सोचो क्या ऐतिहासिक दिन रहा होगा, इन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि AI इतनी आगे आ जाएगा। अगर आप AI के ऊपर एक और वीडियो चाहते हैं, कुछ और जानकारी चाहते हैं, तो मैं कुछ और वीडियोस डाल दूंगा, आपको उसके बारे में बता दूंगा, आप वो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तो सेकंड ही है, पार्ट सी। पार्ट सी, व्हाट आर एक्सपर्ट सिस्टम्स। तो बेसिकली एक्सपर्ट सिस्टम्स क्या है? एक्सपर्ट सिस्टम्स आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट मिमिक द डिसीजन making ability of human expert. They use a knowledge base and rules to solve complex problems. These systems are used in medical diagnosis, engineering and more. तो ये आपका आंसर 2 नंबर का काफ़ी होगा। इतना लिखते हैं कि हमारे एक्सपर्ट सिस्टम्स क्या होते हैं। ये बी था। सी हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये लिखते हैं, एक सेकेंड। मैं आपको पहले बता दूं कि एक्सपर्ट सिस्टम्स वो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो किसी एक्सपर्ट की तरह सोच कर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते हैं। मतलब यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खूबी है कि वो किसी पर सोच कर काम कर सकता है। ठीक है, तो जैसे डॉक्टर की तरह कंप्यूटर डायग्नोस करता है, ये इंजीनियर की तरह फॉल्ट बताता है, ये सिस्टम्स रूल्स और नॉलेज के बेस पर काम करते हैं। देखो, जैसे मैं आपको फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, ये चेक ही तो कर रहे हैं। तो इसी तरह से हेल्प करता है सोच कर कि डिसीज़न लेने में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ये सब एआई की मदद से हो रहा है और इसी को एक्सपर्ट सिस्टम कहा जाता है। तो आइए आंसर लिखते हैं हमारा सी, यहाँ पर लिखते हैं। एक्सपर्ट systems are computer programs that mimic the computer program mimic the decision making ability
ऑफ अ ह्यूमन एक्सपर्ट। ठीक है, दे यूज़ अ नॉलेज बेस, दे यूज़ अ they use a knowledge base and rules to solve complex problems. These systems are used in medical diagnosis. ओहो, फिर आप कहोगे स्पेलिंग भी गलत हो गई। क्या ही लिख रहा हूँ मैं। इंजीनियरिंग एंड मोर, बस इतना बहुत है। ये आपका सी का हो गया, और ये काफ़ी है, मतलब 2 नंबर के लिए इतना तो लिखना ही पड़ेगा यार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट डी, व्हाट डू यू मीन बाय ब्राउजिंग सिग्नेचर और ब्राउजिंग फिंगरप्रिंट। तो आपको बताना है ब्राउजिंग फिंगरप्रिंट और ब्राउजिंग सिग्नेचर क्या होता है। तो बेसिकली ये दोनों इज़ द यूनिक पैटर्न ऑफ हाउ अ यूज़र यूजेस द इंटरनेट, लाइक विजिटेड वेबसाइट, क्लिक्स एंड आंसर ही लिख लेते हैं पहले। तो देखो होता क्या है, आंसर बाद में लिखेंगे, चलो पहले बता देता हूँ। ब्राउजिंग सिग्नेचर और फिंगरप्रिंट एक यूनिक तरीका है जिससे आप इंटरनेट यूज़ करते हो, जैसे कौन सी वेबसाइट देखते हो, कैसे क्लिक करते हो, किसे क्लिक करते हो, टाइपिंग स्पीड क्या है, एक्सप्लेनेशन को किसी वेबसाइट की एक्सप्लेनेशन देखते हो, किसी आर्टिकल को पढ़ते हो। वेबसाइट्स इन पैटर्न से पहचान जाती है कि आप कौन हो, आप क्या ढूंढ रहे हो, क्या सर्च करना चाहते हो, बिना कुकीज़ के भी। इससे प्राइवेसी का इशू भी हो सकता है। जब भी आप कुकीज़ लिखाते हैं ना, एक्सेप्ट ऑल कुकीज़, तो बेसिकली वो आप अलाउ करता है कि आप क्या ढूंढ रहे हो, आपकी एक्टिविटी क्या है। लेकिन ये वाली सिग्नेचर और फिंगर ब्राउजिंग सिग्नेचर और फिंगरप्रिंट ये बिना कुकीज़ के भी सारे काम कर लेता है। ठीक है, तो ये एक यूनिक तरीका यूनिक तरीका है। इसका आंसर लिखते हैं हम। ब्राउजिंग सिग्नेचर और फिंगरप्रिंट, कुछ भी बोलो, और ब्राउजिंग फिंगरप्रिंट है बेसिकली। is the unique pattern of how a user uses the internet, like browse website, visited website, clicks and टाइपिंग स्पीड। इस डाटा को, इस इंफॉर्मेशन को वेबसाइट यूज़ भी करती है। वेबसाइट यूजेस दिस डेटा टू आइडेंटिफाई और ट्रैक योर एक्टिविटीज़, ट्रैक यूजर्स activities
even without कुकीज़। ठीक है, ऑप्शन डी का हमारा आंसर ये रहा। नेक्स्ट ऑप्शन ई की तरफ चलते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट एलेक्सा? व्हाट डू यू नो अबाउट एलेक्सा? एलेक्सा क्या है? एलेक्सा के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जानते ही होंगे। ऑब्वियसली सबके घर में आजकल एलेक्सा रखी हुई है। तो हमारा ई है एलेक्सा। अब देखो एलेक्सा क्या है बेसिकली। ये एक वर्चुअल असिस्टेंट डेवलप्ड बाय अमेजन है। ठीक है, तो एलेक्सा इज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट डेवलप्ड बाय अमेजन कंपनी के द्वारा एक वर्चुअल असिस्टेंट डेवलप किया गया था। इट कैन आंसर क्वेश्चंस, प्ले म्यूज़िक और सेट अलार्म्स। इट, मेरे साथ साथ लिख लो वरना बोर हो जाएगा, वरना वीडियो पॉज करके आगे बढ़ोगे, स्किप करोगे। इट कैन आंसर क्वेश्चंस, प्ले म्यूज़िक और सेट अलार्म। ये कोई भी काम दोगे आप, जो भी आप करते हो डायरेक्ट, एंड कंट्रोल स्मार्ट एक्टिविटीज़ एंड कंट्रोल स्मार्ट होम एक्टिविटीज़ और डिवाइसेस। ठीक है, जो स्मार्ट होम के डिवाइसेस होते हैं उनको कंट्रोल कर सकता है। इट यूजेस, एलेक्सा वर्क्स यूजिंग वॉइस कमांड्स। आपकी वॉइस कमांड्स पर यह काम करता है। एंड यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रिस्पॉन्ड टू यूजर्स। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ई का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ, राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन द एआई गेम रॉक पेपर एंड सीजर्स। तो रॉक पेपर एंड सीजर्स एक एआई गेम है, उस पर कुछ लाइन लिखते हैं। आइए हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं अपना एफ का आंसर। तो एफ का आंसर हमारे पास है, इन द एआई वर्जन ऑफ रॉक पेपर सीजर रॉक पेपर सीजर तो आपने खेला ही होगा, बस वही गेम एआई के साथ खेलो। द कंप्यूटर, ये समझ जाना कंप्यूटर है। ठीक है, लर्न्स योर प्लानिंग, लर्न्स योर प्लानिंग और योर प्लेइंग पैटर्न यूजिंग मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग को यूज़ करके आपके प्लेइंग पैटर्न को, आपकी एक्टिविटी को सीखने की कोशिश करता है और फिर प्रिडिक्ट करता है। इट प्रिडिक्ट्स नेक्स्ट मूव, इट प्रिडिक्ट्स योर नेक्स्ट मूव एंड प्लेज
accordingly. This helps in understanding how AI can learn and improve in गेम्स। ठीक है, ऑप्शन एफ का आंसर हो गया हमारे सामने। जी पर आते हैं, लिस्ट द 3 डोमेन्स ऑफ एआई। देखो एआई के 3 डोमेन आपके बुक में डिस्कस किए गए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ये रहे वो आपके 3 डोमेन, 3 टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक है आपका ANI, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल नैरो। और कौन सा कलर लेना चाहिए हमें? ऑरेंज, ग्रीन ले लेते हैं, ये दिख जाएगा, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। ठीक है, एक हो गया। दूसरा हमारा आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AGI, और तीसरा हो गया हमारा आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस ASI। तो ये सिंपल लेवल हो गया, स्टेज 2 हो गई, ये स्टेज 3 हो गई। आप पेपर में ये पूरा बना भी सकते हो कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 मशीन लर्निंग पर बेस्ड है, ये मशीन इंटेलिजेंस पर बेस्ड है, और ये मशीन कॉन्शियसनेस पर बेस्ड है। ये इसकी डेफिनेशन होगी, स्पेशलाइजेज इन वन एरिया एंड सॉल्व्स वन प्रॉब्लम, रेफर्स टू अ कंप्यूटर दैट इज एज स्मार्ट एज ह्यूमन अक्रॉस द बोर्ड। और ये हो गया एन इंटेलेक्ट दैट इज मच स्मार्टर देन द बेस्ट ह्यूमन ब्रेन्स इन प्रैक्टिकली एवरी फील्ड। ठीक है, तो ये हमारा जो है, एक सेकेंड, शायद ये ना दिखे, लिमिटेड है टू स्पेसिफिक टास्क। ये हमारा परफॉर्म एनी इंटेलेक्चुअल टास्क like human और अरे यार मैंने क्या कर दिया, लिमिटेड टू स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, ये हो गया आपका, ग्रीन से ही करते हैं इसको। ठीक है, और ये हो गया आपका और तीसरा हो गया आपका स्मार्टर देन ह्यूमंस इन ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक है, ये आपका हो गया और ये आपका हो गया। तो बेसिकली ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका था एफ। और अच्छा, ये तो हो गया अगर आपके पेपर में आता है सिंपल इसके बारे में पूछने के लिए, लेकिन अब यहाँ स्पेसिफिकली कहा गया है फ्यू लाइंस ऑन एआई। तो आप ये बेसिकली ऐसे लिख दोगे। ठीक है, पहले आप हेडिंग डालोगे कि आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, यहाँ पर ANI, फिर यहाँ पर इसके सामने ये वाली लाइन लिखोगे, फिर नेक्स्ट लिखोगे आप AGI, फिर ये वाली लाइन लिखोगे, फिर यहाँ लिखोगे ASI, फिर ये वाली लाइन लिखोगे। ठीक है, ये ASI है और ये, अब सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी हमारा हो गया। अच्छा, फ्यू लाइंस तो हमने रॉक पेपर सीजर्स पर लिख ली थी, सॉरी। जी पर लिखते हैं लिस्ट द 3 डोमेन्स ऑफ एआई, ये हमने तीनों डोमेन लिख लिए। एच पर आते हैं, व्हाट इज़ डीप लर्निंग। डीप लर्निंग बेसिकली क्या है। अब डीप लर्निंग पर आ जाते हैं। देखो ये डीप लर्निंग का एक सिंपल, लेकिन आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन सिंपल एक इमेज है जिससे आप समझ सकते हो। इसमें लेयरिंग की गई है, ठीक है। इधर से कोई इन्फॉर्मेशन इनपुट की गई, वो अपनी समझ से इन्फॉर्मेशन बाईपास करता है, लेयर सेकंड में जाता है, इन्फॉर्मेशन फिर कलेक्ट करता है, फिर अपनी समझ के हिसाब से उसको इधर से उधर पहुंचाकर आउटपुट देता है। जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया और उसमें मान लो यहाँ पर, ये थोड़ा डीप हो जाएगा, आप ये समझ लो कि पहली इन्फॉर्मेशन में वर्ड्स दिए गए, फिर सेंटेंस बने और फिर कहानी बनी। अब इन सेंटेंस से हर बार अलग कहानी बन सकती है, आपके क्वेश्चन के हिसाब से हर बार आंसर अलग आ सकता है। तो यही डीप लर्निंग है बेसिकली। मैं आपको सिंपल करके बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, तो आप इतने में खुश मत हो जाना। तो इसके बारे में भी हम लिख सकते हैं, लिखना शुरू करते हैं। डीप लर्निंग इज़ अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस that uses layers of artificial न्यूरल नेटवर्क्स। ये न्यूरल नेटवर्क्स है, ठीक है। देखो न्यूरल नेटवर्क्स, networks to learn from large amount of data, large amount of data. It is used in speech recognition. It is used in recognition, image processing, and most important, self ड्राइविंग कार जैसी टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है, ठीक है। ये आपका हो गया बेसिकली, शायद एच था, लास्ट था ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसके पार्ट है 7, लेकिन इन 7 में से आपको केवल 5 का आंसर देना है, और ये 5 4 नंबर के होंगे, लेकिन हम 7 के साथ करेंगे। आपके पेपर में कोई सा भी आ सकता है और मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं में से आएगा। तो इनके आंसर्स ध्यान से देख लो और समझने की कोशिश करो जो मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो मैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। इसका क्या, एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 4 मेजर एप्लीकेशन एरियाज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कोई भी 4 ऐसी मेजर एप्लीकेशन एरिया बताओ जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा सकता है, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस। तो इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं, ब्रीफ में बताना है ब्रीफली। तो आइए लिखते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट 1 है, ठीक है।
ये हमारा वन पार्ट है, तो लिखते हैं हेल्थ केयर। अब बेसिकली आपका टाइम वेस्ट होगा, मैं इस आंसर लिखूँगा तो मैं एक स्किप कर देता हूँ थोड़ा सा पार्ट, आपको डायरेक्ट पार्ट वन का आंसर डायरेक्ट दिखेगा। तो बेसिकली आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड में के पहले पार्ट में हमारे पास 3 पॉइंट कहे गए थे, 4 पॉइंट के बारे में लिखने को कहा गया था, जो कि 4 पॉइंट थे। ब्रीफली एक्सप्लेन करना था 4 मेजर एप्लीकेशन एरियाज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब ऐसे एरिया बताने थे जहाँ पर एआई को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जहाँ पर इसको अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, वो एरिया कौन से 4 थे? वो एरिया 4 हमने लिखे, हेल्थ केयर लिखा पहला, दूसरा हमने लिखा, पहला हमने हेल्थ केयर लिखा, दूसरा हमने लिखा एजुकेशन। ठीक है, हेल्थ केयर में कैसे एआई हेल्प करता है बीमारी को जांचने के लिए, डॉक्टर्स की हेल्प करता है, सपोर्ट करता है सर्जरीज में, और रोबोट्स के द्वारा जितने भी काम होते हैं वो एआई के द्वारा हो रहे हैं। तो प्रिडिक्टिंग पेशेंट आउटकम्स की कैसा मरीज़ होने वाला है, दवाई खा के क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ बताता है एआई। तो हेल्थ केयर सेक्टर में एआई का बड़ा रोल है, बड़ी एप्लीकेशंस है सामने आती है। सेकंड, एजुकेशन। एजुकेशन जो सेक्टर है उसमें एआई प्रोवाइड्स पर्सनलाइज्ड लर्निंग। देखो आप क्या याद कर रहे हैं, क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, वो पर्सनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, एआई की हेल्प से स्मार्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, टीचर्स ट्रैक कर सकते हैं स्टूडेंट प्रोग्रेस को। नेक्स्ट, पार्ट 3 ट्रांसपोर्ट में सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ट्रैफिक कंट्रोल्स। देखो ट्रैफिक लाइट सिस्टम आजकल मैनुअली कंट्रोल नहीं हो रही है, सब एआई के द्वारा हो रही है, और एआई फॉर सेफ एंड एफिशिएंट ट्रैवल, ये सब यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, फाइनेंस में एआई डिटेक्ट्स फ्रॉड। आपके पास जो फ्रॉड कॉल्स आती हैं या कोई भी कंपनी के फ्रॉड्स हो रहे हैं ऑनलाइन, उसको देखने के लिए कई बार एथिकल हैकर्स बैठे रहते हैं, बट फिर भी आजकल एआई का काफ़ी यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन पर आजकल पता चल जाता है कोई भी फ्रॉड कॉल आती है, तो आपको एआई के द्वारा कंपनी प्रोवाइड कराती है कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि ये फ़ोन कॉल प्रोवाइड फ्रॉड है या नहीं है। ये मैनेज करती है इन्वेस्टमेंट्स को, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स को, और फाइनेंशियल एडवाइस को ऑफर करती है चैटबॉट्स के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन थर्ड का पहला क्वेश्चन का पहले पार्ट के आंसर है। 4 पार्ट इसमें हमारे सामने है। नेक्स्ट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एआई। देखो ये बेसिकली ये पूरा पूरा एक आंसर आप दोबारा लिख सकते हो, ये बेनिफिट्स ऑफ एआई हो सकता है, बट इसको थोड़ा मैनिपुलेट करके हम लिखते हैं अभी। और ये थर्ड का सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारे पास, और ये थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था ये। अब हम लिखते हैं बेनिफिट्स ऑफ एआई, हेडिंग डालते हैं। ठीक है, एआई मेक्स मशीन स्मार्ट्स। ठीक है, एआई मशीन को स्मार्ट्स बना रहा है। एआई मेक्स मशीन्स स्मार्ट, ये तो आपको पता ही है। हेल्पिंग देम परफॉर्म टास्क विदाउट ह्यूमन हेल्प। ठीक है, बिना किसी ह्यूमन की हेल्प के टास्क को कंप्लीट या परफॉर्म करने के लिए बहुत अच्छे से एआई मदद कर रहा है। इट इम्प्रूव्स एक्यूरेसी, स्पीड और एफिशिएंसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। ठीक है, एआई इज़ यूज्ड इन मेडिसिन, एजुकेशन, बिजनेस एंड होम्स, जैसे कि हमने ऊपर लिखा कि इसमें यूज़ हो रहा है। एआई इज़ यूज्ड इन मेडिसिन,
एजुकेशन, फाइनेंस, बिजनेस और होम्स में, ठीक है। इट सेव टाइम्स, इट सेव्स टाइम और रिड्यूस एरर्स एंड प्रोवाइड 24/7 सर्विस। अब देखो आंसर 4 नंबर का है तो थोड़ा तो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। AI कैन हैंडल रिपीटेटिव टास्क एंड एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा क्विकली। ठीक है, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज एक्सप्लेन ब्रीफली डिफरेंट टाइप ऑफ AI। कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से डिफरेंट टाइप ऑफ AI को एक्सप्लेन करना है। तो ये वही तीन, इसका आंसर वही तीन, नैरो AI, जनरल AI और सुपर AI इसका आंसर है बेसिकली, उनको एक्सप्लेन करना है। तो आप इसको क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट लिखोगे, ठीक है। और 3rd में ये आपका आ गया, हेडिंग डाल दोगे आप सबसे पहले, बेस्ड कैपेबिलिटीज ठीक है, बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ AI, ठीक है। तो पहला हमारा है नैरो AI, जो कि वर्क ऑन वन स्पेसिफिक टास्क। एग्जाम्पल दे दोगे आप कुछ, सिरी, गूगल मैप्स एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल AI। जनरल AI कैन परफॉर्म एनी टास्क, it can perform any task a human can do, ठीक है। स्टिल इन डेवलपमेंट है। और 3rd है हमारा सुपर AI, जो कि स्मार्टर देन ह्यूमंस है हर एस्पेक्ट में। सोचो हमने एक ऐसी चीज़ बनाई जो हमसे ही ज़्यादा स्मार्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं भगवान ने हमें बनाया और हम भगवान से ज़्यादा स्मार्ट हो। इन एवरी टास्क
theoretical and futuristic. These types show how intelligent AI can become over time. These types show how intelligent AI can become over time. आपको ये आंसर लिखना है, ठीक है, और ये आंसर मोर देन इनफ है आपके पेपर के लिए, और आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ चुके होंगे क्योंकि ये मैंने पहले आपको मैप और पिक्चर के द्वारा भी एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द चैलेंजेस और ड्रॉबैक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, बेसिकली हमें ड्रॉबैक और चैलेंजेस बताने हैं। अभी तक तो हमने फ़ायदे बताए, हमने बताया कि कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, अब ड्रॉबैक और चैलेंजेस बताने हैं। ड्रॉबैक एंड चैलेंजेस पता होना चाहिए ना आपको एआई के बारे में। अब हर टॉपिक एआई के आसपास घूम रहा है तो एआई के बारे में ये भी जान लो। तो एआई कैन रिप्लेस ह्यूमन जॉब्स, अब ये मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ। मिसयूज्ड इफ इट कैन ऑल्सो बी मिसयूज्ड इफ नॉट कंट्रोल्ड प्रॉपरली। ठीक है, ये आपका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डोमेन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डोमेन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेडिंग डाल देते हैं, 5th है डोमेन्स ऑफ एआई। शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। आते हैं, ये आपका हो गया 5th। There are 3 domains of AI: डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP, जो हम देख चुके हैं। तो पहला डालते हैं हम हेडिंग डेटा साइंस। बेसिकली डेटा साइंस क्या है? एनालाइजिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा to find patterns, next computer vision, ये क्या है? ये टीचिंग कंप्यूटर्स टू सी and understand images and videos। ठीक है, और लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। लास्ट हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, NLP शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसे। ये आपसे देखो ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन आपको ऐसा ही दिखाई दे, आपसे पूछ सकता है डाटा साइंस क्या है, कंप्यूटर विजन क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है, पीछे जितने ड्रॉबैक्स क्या है, क्वेश्चन को अलग अलग तरह से पूछ सकता है। लेकिन एआई के ऊपर जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके PT1 में आ सकते हैं, PT2 में आ सकते हैं, वो बेसिकली यहाँ पर कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे, ये करता है
helping computers understand human languages like Alexa and chatbot. ठीक है, जितना सिंपल रखेंगे उतना बढ़िया है, आपको याद करने में भी, समझने में भी और पेपर में लिखने के लिए भी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट अबाउट मिस्ट्री एनिमल, अ गेम बेस्ड ऑन AI. देखो एक गेम है जो AI बेस्ड है, मिस्ट्री एनिमल, उसके बारे में लिखना है, आपकी बुक में बताया गया है, तो थोड़ा लिख लेते हैं. इसको हम लिखते हैं इस कलर में. सिक्स है ना, ओहो ये तो दिखेगा नहीं, ये भी नहीं दिखेगा. ये ठीक है ना, हाँ. सिक्स है ना, ये थर्ड का. मिस्ट्री एनिमल ये है, इज अ वॉइस बेस्ड AI गेम. ठीक है, जो कि गूगल ने बनाया है. इसमें प्लेयर सोचते हैं किसी एनिमल के बारे में और द AI आस्क्स येस और नो क्वेश्चन टू गेस. ठीक है, ये लिखते हैं द प्लेयर थिंक्स ऑफ एन एनिमल and the AI asks yes or no questions to guess it. It uses natural language processing. ठीक है, it uses natural language processing to understand answers and machine learning to improve its guesses. ठीक है, और it's a fun way to learn about AI's power. It is a fun way power of AI. और लास्ट क्वेश्चन हमारा 7th, बेस्ड ऑन फंक्शनलिटीज एक्सप्लेन ब्रीफली डिफरेंट टाइप्स ऑफ AI. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ AI बेसिकली हमने बता दिया है, लेकिन फंक्शनलिटीज़ के बिहाफ पर नहीं बताया. तो फंक्शनलिटीज़ के बिहाफ पर रिएक्टिव मशीन्स, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड, सेल्फ अवेयर AI, ये लिख सकते हैं. तो लिखते हैं और लास्ट कंप्लीट करते हैं अपनी वीडियो को. और इस क्वेश्चन को करते हैं जोश के साथ. थर्ड का 7th पार्ट है हमारे पास, और ये बेस्ड ऑन फंक्शनलिटीज़, बेस्ड ऑन फंक्शनलिटीज़
functionality is briefly explained types of AI. Types of AI. अब थोड़ा हम इसको कर देते हैं ऑरेंज, तो दिखेगा नहीं, पिंक भी नहीं दिखेगा शायद, शायद ये दिख जाए, डार्क ग्रीन कर लेते हैं बस, फाइनल। और हम लिखते हैं, आइए पहला पार्ट इसका है रिएक्टिव मशीन्स। These respond to current inputs these respond to current inputs. Obviously, these respond to current inputs but have no memory. तो बेसिकली फंक्शनैलिटीज़ के हिसाब से हम टाइप्स ऑफ एआई की पर बात कर रहे हैं। एग्जांपल, चेस प्लेइंग एआई। कैसे चेस खेलते हैं हम, लेकिन उसमें कोई मेमोरी बेस्ड मूव नहीं होता, ठीक है। करंट इनपुट्स के हिसाब से अगला मूव चलता है एआई। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेड मेमोरी। These use past data. These used These use past data for decisions. For example, self-driving cars. नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरी ऑफ माइंड। फ्यूचर एआई दैट अंडरस्टैंड्स इमोशंस एंड थॉट्स। नेक्स्ट सेल्फ अवेयर एआई, सबसे खतरनाक। एडवांस्ड एआई विद इट्स ओन कॉन्शियसनेस। ये सिर्फ अभी थ्योरेटिकल है और आने वाले समय में एप्लीकेबल होगा। चलिए तो मिलते हैं। ये आपका पेपर था क्लास 9th का केवीएस का, जो PT1 में आया था। आई होप आपके पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन आए और आएंगे, आई एम श्योर। तो आप इस पेपर के क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लो, और जो मैंने आंसर्स लिखाए हैं इनके स्क्रीनशॉट लो, साथ साथ लिख लिए हैं तो बहुत बढ़िया है। एक बार लिखने से चीज़ें याद होने लगती है, फिर बाद में आप उसको याद कर सकते हो दोबारा से बार बार लिखने से। तो ये आज हमने किया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये हमारा डाटा है, देखूँगा, हाँ ये रहा हमारा डाटा जो आज हमने लिखा।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू। और हाँ, अभी तक रुके हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई, अब आती रहेंगी वीडियो। ठीक, जाओ, ये मैं अपने लिए कर रहा भाई।